एक जहाज अलास्का के बर्फानी जंगलों में गिरकर तबाह हो जाता है। इस हौलनाक हादसे में जॉन ऑटवे समेत चंद मुसाफिर ही जिंदा बच पाते हैं। अब उन्हें ना सिर्फ खूनख्वार और भूखे भेड़ियों के गोल से मुकाबला करना है, बल्कि अपने अंदर मौजूद खौफ पर भी काबू पाना है। फिल्म द ग्रे सर्वाइवल की एक ऐसी कहानी है जहां हर कदम पर फितरत के कहर का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। फिल्म के आगाज में मरकजी किरदार ऑटवे की आवाज बयान करती है कि उसकी नौकरी एक बड़ी ऑयल कंपनी के लिए अलास्का के एक दूर दराज इलाके में, जहां कहीं भी कुछ नहीं है। वो महसूस करता है कि यहाँ के लोग कुछ अच्छे मिजाज के नहीं। वो अपनी बीवी के साथ गुजारे वक्त को याद करता है, जो उसकी सबसे प्यारी यादें हैं। बदकिस्मती से वो अलग हो चुके हैं। वो कारकुनों की हिफाजत के लिए भेड़ियों का शिकार करने वाला है। उसकी अंदरूनी आवाज़ एक ख़त की शक्ल में है जो वो लिखता है, सोचते हुए कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। शायद ये बदकिस्मती है या शायद वो खुद एक बदमिजाज इंसान है। जबकि वो अपनी शादी की तस्वीर को देखता है। ऑटवे को वाज़ेह तौर पर अपना काम पसंद नहीं, लेकिन वो जानवरों के साथ हमदर्दी रखता है। वो अपनी इस बेरंग जिंदगी से बहुत उलझन महसूस करने लगा है। इसी वजह से कुछ अरसा कबल उसने खुदकशी के बारे में भी सोचा था, लेकिन एक भेड़िए की आवाज़ ने उसकी तवज्जो हटा दी और वो मरने से बच गया। वो एक हवाई जहाज़ पर सवार होता है और टिकट क्लर्क लोगों से जल्दी करने को कहता है क्योंकि तूफान आने वाला है। जहाज़ में वो अभी भी अपना ख़त पकड़े हुए है, लेकिन इसका लम्हा टॉड की वजह से खलल का शिकार होता है। टॉड ऑटवे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके तमाम सवालात के मुख्तसर जवाबात देता है। टॉड इशारा नहीं समझता और ऑटवे उसे चुप रहने और अकेला छोड़ने को कहता है। टॉड उठकर अपनी सीट बदल लेता है। जब ऑटवे सो रहा होता है, जहाज में हल्की हलचल शुरू होती है। टॉड सबको बताता है कि जब हालात खराब हों तो सर को घुटनों के दरमियान रखने की बकवास ना करें। सब उसे ऐसी बात कहने पर तनकीद करते हैं। बाद में एक स्टीवर्डेस चहलकदमी कर रही होती है और हलचल कम हो जाती है। स्क्रीन टिमटिमाने लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं और जहाज का दर्जा हरारत गिरने लगता है। अचानक जहाज बुलंद से नीचे गिरता है। ऑटवे खिड़की साफ करता है और देखता है कि टरबाइन में आग लग चुकी है। जहाज तेजी से गिरना शुरू होता है और जहाज का एक हिस्सा टूट जाता है। ऑटवे बाहर गिरता है, बर्फ में गिरता है और बच जाता है। जहाज इससे कुछ दूर गिरकर तबाह हो जाता है। मंजर खौफनाक है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग मदद के लिए चीख रहे हैं। ऑटवे टॉड को उठने में मदद करता है और दीगर जिंदा बच जाने वालों की तलाश में जाता है। एक पागल आदमी समझता है कि ये सब एक ख्वाब है और वो जल्द जाग जाएगा। जब तूफान कम होता है, ये वाज़ेह हो जाता है कि कौन जिंदा है और कितने जख्मी हैं। ऑटवे को एक शख्स के पास बुलाया जाता है जो शदीद खून बह रहा होता है। वो इसे अफसोसनाक खबर देता है कि वो मरने वाला है और इसके आखिरी लम्हात में इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। ब्रोक बेकाबू हंसता है, ये इसका मुकाबला करने का तरीका है। उनमें से 7 के बारे में वो जानते हैं। डियाज इशारा करता है कि टॉड ने अपना मुंह खोला था, इसे यकीन है कि हादसा इसकी गलती है। ऑटवे सूरत हाल का कंट्रोल संभालता है। जल्द अंधेरा हो जाएगा, उन्हें आग जलानी होगी अगर वो जमकर मरना नहीं चाहते। सुबह होते ही उन्हें रवाना होना चाहिए, कहते हुए कि कोई मदद नहीं आएगी और अगर आई भी तो इसमें हफ्तों लग सकते हैं। सब इस्तेमाल के काबिल सामान और जलाने के लिए लकड़ी जमा करने लगते हैं। ऑटवे मरकजी हादसे की जगह से दूर चलता है ताकि एक अलग जगह ढूंढे। एक औरत दर्द से करा रही होती है और वो इसकी मदद के लिए इसकी तरफ भागता है जब एक भेड़िए का सर नजर आता है। वो फिर भी भेड़िए को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी भेड़ियों के झुंड ने इस पर हमला कर दिया। इसके कैंप से 2 लोग इसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे बचाते हैं। ऑटवे उठता है और सदमे में चलता रहता है, समझता है कि भेड़िए खतरनाक हैं। उसके काटने के जख्म खून बहना बंद नहीं करते। वो मजाक करता है कि वो भेड़ियों वाला आदमी बन जाएगा। वो सबको यकीन दिलाता है कि भेड़िए शायद बस गुजर रहे हैं, लेकिन अगर उनका घोंसला 300 मील के अंदर है तो वो उनके पीछे आएंगे।
जब डायास पूछता है कि इसे इतना कैसे मालूम है, ओटवे जवाब देता है कि उसे उनका शिकार करने की तनख्वाह मिलती है। भेड़िए जानते हैं कि ग्रुप जख्मी है, वो इसे सूंघ सकते हैं। वो तजवीज़ करता है कि लाशों को दूर रखें ताकि गैर ज़रूरी तवज्जो न मिले। लाशों को मुंतकिल करते वक्त ओटवे डायास के साथ बहस में पड़ जाता है, क्योंकि वो मर्दों को लूट रहा होता है और डायास पीछे हट जाता है। जब वो कैंप फायर के गिर्द बैठकर मजाक करते हैं और अपने महदूद राशन खाते हैं, उन्हें एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। ओटवे एक मशाल पकड़कर जांचने जाता है। वो एक बड़े भेड़िए को देखता है, शायद वो झुंड का लीडर है। जब दूसरे भेड़ियों की आंखें चमकती हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो घिरे हुए हैं। वो उन्हें हिलने न देने का हुक्म देता है। अगर वो भागना शुरू करेंगे तो कमजोरी दिखाने की वजह से उनका शिकार किया जाएगा। भेड़िए बिलाखिर पीछे हट जाते हैं और वो 2 घंटे की शिफ्टों में गश्त करने का फैसला करते हैं। जब एक दूसरे आदमी को गार्ड के तौर पर तैनात किया जाता है, वो पेशाब करने के लिए मशल पकड़ता है। इसी दौरान 2 भेड़िए अचानक उस पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। सुबह ओटवे को ताजा खून टपकते हुए मिलता है और उनमें से एक गायब होता है। वो बाहर एक लाश ढूंढता है। जब ग्रुप बाहर निकलता है, वो अपनी तशवीश का इजहार करता है कि भेड़ियों ने उसे नहीं खाया, बस मार दिया, जिसका मतलब है कि वो खाने के लिए यहाँ नहीं है। वो इशारा करता है कि वो शायद भेड़ियों के इलाके में है। ओटवे दरख्तों की लकीर की तरफ जाने की तजवीज देता है। अगर भेड़िए उन्हें जाते देखें तो शायद वो उन्हें छोड़ दें, या कम से कम वो बेहतर तौर पर अपना दिफा कर सकेंगे। डियाज बहस करता है कि किसी ने उसे ग्रुप का सरबराह नहीं बनाया। ओटवे कहता है कि जो नहीं चाहता उसे इसके साथ चलने की जरूरत नहीं। फिर भी सब रवाना होने का फैसला करते हैं। ओटवे हेंड्रिक से कहता है कि मरने वालों के खानदानों के लिए तमाम बटवे जमा करे और अपने साथ ले जाए। डियाज से गैर जरूरी वक्त जाया करने पर वाज़े तौर पर नाराज है। ओटवे को अपना लिखा हुआ खत मिलता है। हेंड्रिक दुआ मांगता है और वो 6 अफराद रवाना हो जाते हैं। रास्ता मुश्किल है, वो बमुश्किल कोई पेशरफ्त कर पाते हैं। हवा उनके खिलाफ चल रही है। टॉट पीछे रह जाता है और भेड़ियों के हमले का शिकार हो जाता है। ओटवे इसकी चीखें तेज हवा की वजह से मुश्किल से सुन पाता है। वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पांव बर्फ में धंस रहे हैं। जब तक वो उसके करीब पहुंचता है, वो पहले ही काट कर मार दिया गया होता है। वो आगे बढ़ते हैं। बर्फ इतनी गहरी है कि वो सुस्त हो जाते हैं और रात हो जाती है। वो देखते हैं कि भेड़ियों का एक झुंड दोनों तरफ से उनकी तरफ दौड़ रहा है और वो जल्द अज जल्द जंगल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ग्रुप एक ढलान से नीचे गिरता है और भेड़ियों को दूर रखने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है। भेड़ियों की गर्ज और चीखें हर तरफ से सुनाई देती हैं। वो मुकम्मल तौर पर घिरे हुए हैं। वो आग जलाने में कामयाब हो जाते हैं और सब कुछ खामोश हो जाता है। ओटवे कुछ लाठी लाता है ताकि खुद के दिफा के लिए नेज़े बनाए जाएं। इस मुश्किल सूरत हाल के बावजूद डियास सब के बारे में बकवास करता है और नेज़े बनाने को अहमकाना कहता है। वो मुसलसल शिकायत कर रहा होता है। ओटवे उसे कहता है कि सख्त बातें करना अब बेमायने है, सब डरे हुए हैं, लेकिन डियाज इसे तस्लीम करने में शर्म महसूस करता है। वो बेवकूफ़ है या इससे भी बदतर झूठा है। डियास का दबा हुआ गुस्सा फट पड़ता है और वो ओटवे पर चाकू दानता है। वो अभी मामला तय करना चाहता है। जब टेलगेट लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, डियाज उसे कहनी मारता है। ओटवे आग को लात मारता है ताकि उसका ध्यान हटाए और डियाज को जमीन पर फेंकता है। उसे कहता है कि बस करो, इससे काफी हो गया। इसी लम्हे अल्फा भेड़िया उनकी तरफ आता है, जिससे डियाज खौफ से पीछे हटता है। अपनी बढ़तरी दिखाने के बाद भेड़िया चला जाता है। डियाज अभी भी हाँप रहा है, डरा हुआ है। ओटवे उसे उसका चाकू वापस देता है। डियाज सबसे माफी मांगता है। जब अचानक एक भेड़िया इस पर पीछे से हमला करता है, वो भेड़िए को मार डालते हैं। ओटवे कहता है कि ये अल्फा नहीं बल्कि ओमेगा है, एक मतरूद। उसे डियाज को आजमाने के लिए भेजा गया था। वो भेड़िए को पकाते हैं और खाते हैं। इसका जायका खौफनाक है, लेकिन ये खाना है। डियाज भेड़िए का सर काटता है, जबकि सब नफरत से देखते हैं। जब वो फारिग होता है, वो भेड़ियों को सर हाथ में पकड़कर तंज करता है और उसे झाड़ियों में फेंक देता है, जिस पर एक जोरदार भेड़िए की चीख गूंजती है, जो वाज़े तौर पर अल्फा भेड़िए की गर्ज है। डियाज सोचने लगता है कि शायद ये एक बुरा ख्याल था।
वो कुछ मशले पकड़ते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ब्रुक की हालत खराब हो रही है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए वो रात के लिए कैंप लगाने की जगह चुनते हैं। ग्रुप हवाई जहाज के हादसे से बचने के इम्कानात और उस बारे में बात करता है कि शायद ये किस्मत है और वो जिंदा निकल जाएंगे। डियाज कहता है कि ये सब बकवास है। वो एक दूसरे को अपनी जिंदगियों और अपने प्यारों के बारे में कहानियां सुनाते हैं, हंसते हैं। ऑटोवे अपने वालिद को याद करता है, एक आयरिश शख्स जो बहुत शराब पीता था और उसके वालिद की दीवार पर एक नज़्म लटकी हुई थी जो उसके वालिद ने लिखी थी। एक बर्फानी तूफान आ रहा है, इसलिए वो गर्म रहने का बंदोबस्त करते हैं। ब्रुक कभी नहीं जागता, वो तूफान का इंतजार करते हैं और अपने कपड़े सिखाते हैं। सब थक चुके हैं। ऑटोवे को काटने के निशानात मिलते हैं, दरख्त काटे गए हैं, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तहजीब है। वो एक चट्टान के किनारे पर खड़े हैं और नदी की आवाज सुन सकते हैं। उनका बेहतरीन ऑप्शन नदी के साथ चलना है ताकि पनाह मिल सके, लेकिन पहले इन चारों को नीचे उतरना है। ऑटोवे तजवीज करता है कि रस्सी या दरख्तों पर चढ़कर या चट्टान से छलांग लगाएं, लेकिन वो वापस नहीं जा सकते। ये सादा है, या तो भेड़िए या दरख्त। हेनरिक छलांग लगाने वाला है। वो अपनी दुआएं मांगता है और छलांग लगाता है। एक गिरा ढीली हो जाती है, लेकिन डियाज उसे पकड़ लेता है। जैसे ये काफी नहीं था, चट्टान का बर्फ टूट जाता है। डियाज मुश्किल से वापस खींचा जाता है। हेनरिक ठीक है और दूसरा सिरा एक दरख्त से बांध देता है। डियाज बेहिफाजत पार होता है। टेलगेट को बुलंदियों से डर लगता है और वो ऑटोवे से अगला जाने की इल्तिजा करता है। जब टेलगेट की बारी आती है, उसका चश्मा बीच में गिर जाता है और उसका पांव एक गिरा में फंस जाता है। अचानक रस्सी टूट जाती है और टेलगेट एक दरख्त से टकराता है और शाखों से गिरता है। नीचे पहुंचने पर वो अपनी बेटी के बारे में वहम करता है, लेकिन वो भेड़िए उसे चीर रहे होते हैं। अब सिर्फ 3 बाकी रह जाते हैं। नीचे उतरते वक्त डियाज दरख्त से गिरता है और उसका घुटना जख्मी हो जाता है। वो नदी के साथ चलते हैं। डियाज को आगे बढ़ने में मुश्किल होती है और वो ऑटोवे और हेनरिक से कहता है कि उसे छोड़ दें, वो थक चुका है। वो हेनरिक को अपना बटुआ देता है और आगे बढ़ने से इनकार करता है और अपनी मौत कबूल करना चाहता है। डियाज उन्हें नेक ख्वाहिशात देता है और वो अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद भेड़िए उसे चीर डालते हैं। हेनरिक ऑटोवे से पूछता है कि वो घर वापसी के लिए परवाज से पहले रात को बार में क्या कर रहा था। ऑटोवे उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरिक कहता है कि वो बिल्कुल डियाज की तरह लग रहा था, जैसे उसने जिंदगी से हार मान ली हो। उसने ऑटोवे को किताब की तरह पढ़ा, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? 2 भेड़िए गहरी बर्फ में उनका पीछा करते हैं और हेनरिक नदी में गिर जाता है। तेज बहाव की वजह से वो अपना तवाजुन नहीं पाता। ऑटोवे इसकी मदद के लिए छलांग लगाता है। हेनरिक का पांव चट्टानों के दरमियान फंस जाता है और ऑटोवे की तमाम कोशिशें रायगा जाती हैं। हेनरिक डूब जाता है। ऑटोवे हेनरिक का बैग लेकर पानी से निकलता है। वो भीगा हुआ, ठंडा, अकेला और शिकारियों से घिरा हुआ है। वो टूट जाता है और खुदा से चीख कर दुआ मांगता है कि इसे कोई मौजज़ा दिखाए। जब वो पुरसुकून होता है, वो मुश्किल से अपने पांव पर चलते हुए आगे बढ़ता है। वो रुकते हुए, चेहरे पर शिकस्त खोरदा नजर के साथ सबके बटुए एक ढेर में रखता है। वो इनकी तस्वीर, उनके बच्चों, उनके प्यारों को देखता है। हर एक के घर पर कोई मुंतजिर है। वो अपना खत आखिरी बार देखता है। कई खूनखार भेड़ियों के हमलों और बर्फानी आजमाइशों से बचने के बाद मरकजी किरदार ऑटोवे आखिर में अकेला रह जाता है और भेड़ियों के एक ग्रोह के मकाम पर जा पहुंचता है। वहां भेड़ियों ने उसे घेर लिया होता है। यूं ऑटोवे आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होता है। बोतलों के टूटे शीशे और छुरी अपने हाथों पर बांध लेता है। वो आखिरी बार अपनी बीवी को याद करता है, जिसने उसे कहा था कि डरना नहीं। पता चलता है कि वो उसे छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसका इंतकाल हो गया था, और अपने वालिद की नज़्म दोहराना शुरू करता है। जैसे ही भेड़ियों का सरदार ऑटोवे पर झपटने के लिए बढ़ता है, फिल्म अचानक सियाह स्क्रीन पर खत्म हो जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स इस बात की अलामत है कि दलेर इंसान डर के बजाय बहादुरी से ही मौत का सामना करता है। नाजरीन,
अगर आपको ये हमारी आज की रीकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही सनसनीखेज फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।